हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे प्रक्षेपी गति। और प्रक्षेपी गति में भी हम एक उदाहरण देख रहे थे कि जब प्रक्षेपी को बोले तो कण को जमीन से क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ फेंका जाए। तो जब अपन जमीन से कण को फेंकेंगे तो वापस वो जमीन पर आकर गिरेगा, अर्थात प्रक्षेपण बिंदु और जिस बिंदु पर आकर वो गिर रहा है उन दोनों का क्षैतिज तल क्या होगा, समान होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने इस कण को फेंका, क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए, और ये वापस क्या कर रहा है, प्रक्षेपण बिंदु से गुजरने वाले क्षैतिज तल पर ही आकर गिर रहा है। कण को जिस वेग से हम फेंकते हैं वह प्रक्षेपण वेग कहलाता है। प्रक्षेपण वेग का क्षैतिज से जो बनाया गया कोण है वो प्रक्षेपण कोण कहलाएगा। जिस बिंदु से फेंका वह बिंदु प्रक्षेपण बिंदु कहलाएगा और जिस कण को फेंका वह प्रक्षेपी कहलाएगा। इस प्रक्षेपी गति को, जो कि आप सब जानते हैं नियत त्वरण से द्विविमीय गति, इस प्रक्षेपी गति को आप लोगों ने क्या करा था, इस प्रक्षेपी गति को, इस नियत त्वरण से द्विविमीय गति को हम लोगों ने इसको एक विमीय गति में वियोजित कर लिया था, एक क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज दिशा की बात करेंगे तो प्रारंभिक वेग कितना आएगा, u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करेंगे तो प्रारंभिक वेग कितना आएगा, u sin थीटा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण क्या आएगा, g के बराबर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि जब कण को अपन गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंकेंगे तो इस कण की सभी स्थितियों पर इस पर एक गुरुत्वीय बल लगेगा, जिसकी दिशा किधर की तरफ होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। और इस गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के अंदर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो किधर की तरफ होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ उत्पन्न होगा। इसलिए इसका क्षैतिज दिशा में त्वरण या क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लगेगा, और क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लगने की वजह से यह गति नियत वेग से गति कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी, और ऊर्ध्वाधर दिशा वाली गति नियत त्वरित गति कहलाएगी। और इस नियत त्वरित गति में प्रारंभिक वेग और त्वरण विपरीत दिशा में है। तो आपने बोला था कि क्षैतिज वाला वेग इसको लगातार क्षैतिज दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा और ऊर्ध्वाधर दिशा वाला वेग इसको ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण नीचे की तरफ है, बोले तो बल नीचे की तरफ है। तो जैसे जैसे ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जाएगा, चूंकि इस कण पर क्षैतिज दिशा में वेग भी है, इस वजह से जब कण यहाँ पर आया तो ऊर्ध्वाधर के हिसाब से तो यहाँ पर आया और क्षैतिज के हिसाब से यहाँ पर आया। तो इसको क्षैतिज दिशा में ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, u cos थीटा क्षैतिज दिशा वाला वेग, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, u sin थीटा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा साथ साथ क्षैतिज दिशा में भी आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा वाला वेग घटता जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर दिशा वाला वेग 0 होगा, लेकिन इसका वेग क्षैतिज दिशा में अभी भी होगा, कितना होगा, u cos थीटा। तो आपको याद हो कि अपने इस प्रक्षेपी गति में कुछ चीजें निकाल ली थी। एक तो कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, और ओडियन काल निकाल लिया था। तो आपको याद दिला दूं, कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय बोले तो O से A तक जाने में लगा समय, क्योंकि A अधिकतम ऊंचाई पर है और चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर y दिशा में वेग 0 है, तो अगर आपको O से A तक का वेग बताना था तो आपने बोला अधिकतम ऊंचाई पर y दिशा में वेग 0 है, O से A तक का वेग निकालना था। तो आपने अंतिम बिंदु पर वेग पता है, y दिशा में समय निकालना है, तो कौन सी लगाएंगे, पहली, लेकिन कौन सी दिशा वाली, y दिशा वाली। तो vy इक्वल टू क्या है, uy प्लस a/t। लेकिन मैं आपको एक बार और गौर फरमा दूं, यह समीकरण में तभी लगा पाऊंगा जब गति के दौरान त्वरण क्या है, नियत है। तो आप सब जानते हैं नियत त्वरित गति के लिए ही समीकरण लगती है ये। तो आप सब जानते हैं जो प्रक्षेपी गति वह एक समान त्वरित गति है, या यूं बोलूं एक समान त्वरण से द्विविमीय गति का एक अच्छा सा उदाहरण है। तो अपन
ये समीकरण तभी लगा सकते हैं जब त्वरण नियत हो, और आप सब जानते हैं कि अगर आपको अंतिम बिंदु पर वेग पता हो, समय निकालना हो, तो कौन सी लाएंगे? पहली vy का मान 0, uy का मान u sin थीटा ऊपर की तरफ, त्वरण नीचे की तरफ। तो यहां से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय आ गया था। अगर आपको कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई बतानी है तो यहां से यहां तक की ऊंचाई बतानी है। इस ऊंचाई को निकालने के लिए आपने बोला कि जब कण अधिकतम ऊंचाई पर आया तो एक तरह से आपको क्या निकालना है? y दिशा में विस्थापन। कि जब कण अधिकतम ऊंचाई पर आया तो आप y दिशा में विस्थापन निकालिए। यह विस्थापन ही किसके बराबर होगा? ऊंचाई के बराबर होगा। तो अगर आपको O से A तक में y दिशा में विस्थापन निकालना है, क्योंकि यह y दिशा में विस्थापन ही अधिकतम ऊंचाई के बराबर है, तो ये आपको ज्ञात करना है। A अधिकतम ऊंचाई पर है, तो आप सब जानते हैं अधिकतम ऊंचाई पर y दिशा में वेग कितना होगा? 0 है। अंतिम बिंदु पर वेग पता है, विस्थापन निकालना है। वेग पता है, विस्थापन निकालना है, कौन सी लगाएंगे? तीसरी, लेकिन कौन सी दिशा वाली? y दिशा वाली। तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay मल्टीप्लाई बाय y। तो uy कितना है? u sin थीटा, ay कितना है जी? लेकिन नीचे की तरफ, तो h बराबर कितना आ गया? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर आप लोगों ने उड़ीयन काल निकाला। उड़ीयन काल का मतलब कितनी देर तक उड़ा? बोले तो प्रक्षेपण बिंदु से जमीन तक पहुंचने में लगा समय बताना है। तो आपने बोला कि जब मेरे को समय बताना है O से लेकर B तक का, तो गौर फरमाइएगा, जैसे मैंने O से फेंका, समय गिनना शुरू किया। जब कण यहां पर पहुंचा तो y दिशा में विस्थापन ये, जब कण ये पर पहुंचा तो y दिशा में विस्थापन ये, जब कण यहां पर पहुंचा तो y दिशा में विस्थापन ये, और जब कण B पर पहुंचा तो पता लगा अरे ये तो वापस O पर आ गया। बोले तो y दिशा में विस्थापन कितना हुआ? 0। तो गौर फरमाइएगा, जब कण ऐसे जा रहा है तो इसका y दिशा में लगातार विस्थापन बढ़ता जा रहा है, और जब ये वापस नीचे आएगा तो y दिशा वाला विस्थापन घटता जाएगा। और जब B पर आया तो y के हिसाब से ये O से चला और वापस O पर ही पहुंच गया, तो y दिशा का विस्थापन 0 हो गया। O से लेकर B तक का समय बताना है, या यूं बोलो y के हिसाब से तो O से लेकर वापस O तक का समय बताना है, विस्थापन पता है, समय निकालना है, कौन सी लगाएंगे? दूसरी। तो y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर लगाकर आपने टी डैश निकाला, तो वो कितना आएगा? 2u sin थीटा अपॉन g, जो कि इस u sin थीटा अपॉन g का कितना हुआ? दुगना। u sin थीटा अपॉन g बोले तो ये t क्या था? O से लेकर A तक का जाने का समय, और ये उड़ीयन काल क्या था? O से B तक का जाने का समय। तो पता लगा O से A तक का जाने का समय t है, और O से B तक का जाने का समय 2t है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जाने का समय भी t होगा। तो जितने समय में ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा उतने समय में अधिकतम ऊंचाई से वापस जमीन पर पहुंच जाएगा। यहां तक अपन लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब अपन इसके आगे और स्टडी करते हैं। अब इस प्रक्षेप गति में हम कुछ और चीजें निकालने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। आपने इस कण को क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंका, ये प्रक्षेपण वेग, ये प्रक्षेपण कोण, ये ऊर्ध्वाधर दिशा, ये क्षैतिज दिशा, प्रारंभिक वेग का घटक आ गया क्षैतिज दिशा में u cos थीटा, y दिशा में घटक आ गया u sin थीटा। गति के दौरान सब जगह त्वरण समान है, किधर की तरफ है? ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो जब इस त्वरण का घटक लेने की कोशिश की गई तो इस त्वरण का क्षैतिज दिशा में घटक तो कितना है? 0 है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक पूरा का पूरा आ गया किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो क्षैतिज दिशा में तो त्वरण 0 है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण g, लेकिन किधर की तरफ? ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। अधिकतम ऊंचाई पर आपने देख लिया कि वेग कितना हो गया था? 0 है, और
क्षैतिज दिशा में जो वेग आएगा या जो कुल वेग होगा, अधिकतम ऊंचाई पर वेग जो होगा वो क्षैतिज दिशा वाले वेग के ही बराबर होगा। और कितना होगा, u cos थीटा। तो तीन चीज अपन ने निकाल ली थी। आज अपन फोर्थ चीज निकालते हैं, कण का किसी क्षण वेग, कण का किसी क्षण पर वेग। तो अब अपन क्या करते हैं, इस प्रक्षेप पे गति कर रहे कण का किसी क्षण पर वेग निकालते हैं। तो माना कि किसी क्षण पर कण यहां पर पहुंच गया और इस कण का वेग ये है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने चूंकि इस प्रक्षेप पे गति को दो एक विमीय गतियों में वियोजित कर रखा है, तो मैं इसका वेग निकालने के बजाय इस वेग का घटक निकालूंगा x दिशा में, या यूं बोलूं t समय पश्चात वेग निकालूंगा x दिशा में और t समय पश्चात वेग निकालूंगा y दिशा में। इस vx को निकालूं, इस vy को निकालूं, फिर जोड़ दो, मेरे पास v वेक्टर आ जाएगा। तो भैया लोगों t समय पश्चात x दिशा में वेग, तो भैया लोगों मेरे को वेग बताना है कौन से समय पश्चात, t समय पश्चात, लेकिन कौन सी दिशा में, x दिशा में। तो जब मेरे को वेग बताना है किसी समय पर, तो मैं गति की पहली समीकरण यूज करूंगा और वो भी कौन सी दिशा में यूज करूंगा, x दिशा में। तो vx बराबर क्या है, ux प्लस axt। अपन सब जानते हैं क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य है, क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य है, तो ax तो 0, तो vx किसके बराबर होगा, ux के। तो ux कितना, vx कितना हो जाएगा, u cos थीटा। तो अपन शुरुआत से बोल रहे हैं कि क्षैतिज दिशा वाली जो गति होगी वो तो कौन सी गति होगी, एक समान गति, क्योंकि गति के दौरान इसका वेग समय पर निर्भर ही नहीं कर रहा, समय चाहे कुछ भी हो, vx का मान हमेशा किसके बराबर आएगा, ux के बराबर ही आएगा। अब t समय पश्चात y दिशा में वेग निकाल लेते हैं। वेग मेरे को बताना है किसी समय पर, तो पहली लगाऊंगा, लेकिन कौन सी दिशा वाली लगाऊंगा, y दिशा वाली। vy इक्वल टू uy प्लस ayt। तो uy तो कितना है भैया, u sin थीटा ऊपर की तरफ, प्लस में ay किधर है, कितना है g, लेकिन नीचे की तरफ तो माइनस। तो vy इक्वल टू कितना हो गया, u sin थीटा माइनस gt। ये vy मेरे को पता लग गया कितना आया, u sin थीटा माइनस gt। vx मेरे को पता लग गया, vy मेरे को पता लग गया। अतः t समय पश्चात कण का वेग, तो भैया लोगों t समय पश्चात कण का वेग क्या होगा, इन दोनों वेगों का सदिश योग। क्योंकि मैंने t समय पश्चात कण के वेग का x दिशा में घटक निकाल लिया, y दिशा में घटक निकाल लिया, तो परिणामी वेग इन दोनों का क्या होगा, सदिश योग होगा। तो v वेक्टर किसके बराबर होगा, vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। तो ये हो गया vx i के प्लस vy j के। तो v वेक्टर इक्वल टू vx तो क्या वाला है, क्या वाला है, u cos थीटा, और vy क्या वाला है, vy क्या वाला है, u sin थीटा माइनस j। तो यह प्रक्षेप पे गति कर रहे कण का किसी समय t पर क्या आ गया, वेग आ गया। अब अगर आप इस वेग का परिमाण निकालना चाहते हैं, वेग का परिमाण, तो चूंकि मेरा यह वेग कहा गया, ये वेग इन दो लंबवत सदिशों से मिलकर बना है, तो ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, समकोणीय घटक कहलाएंगे। तो v वेक्टर का जो परिमाण आएगा वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो v वेक्टर का परिमाण बोले तो t समय पश्चात वेग का परिमाण क्या आ जाएगा, vx क्या है, u cos थीटा होल स्क्वायर, और vy क्या है, u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। यह समीकरण में डायरेक्ट यहां से भी लिख सकता था और बोल सकता था यह v वेक्टर इन दो लंबवत सदिशों से मिलकर बना है, तो इसका परिमाण किसके बराबर होगा, इसके x वाले घटक के परिमाण का वर्ग प्लस y वाले घटक के परिमाण के वर्ग का अंडर रूट। अगर अपन इसको डायग्राम से बनाने की भी कोशिश करें, तो भैया लोगों ये vx वेक्टर है, ये vy वेक्टर है, तो मेरा v वेक्टर इन दोनों का क्या होगा, सदिश योग। सदिश योग करने के लिए क्या करेंगे, पहला सदिश खींचेंगे,
फिर उसके अंतिम बिंदु पर क्या कर देंगे, दूसरा सदिश खींच देंगे। तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला यह सदिश इन दोनों के योग को प्रदर्शित करेगा। तो इस v वेक्टर का परिमाण बोले तो इस तीर की लंबाई, और इस तीर की लंबाई किसके बराबर होगी, इसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस इसकी लंबाई का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम। तो v वेक्टर का परिमाण क्या होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट। और माना कि v वेक्टर x दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा। तो माना कि v वेक्टर x के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो tan अल्फा बराबर आपको दिख रहा है क्या आएगा, vy अपॉन vx। इससे परिमाण आ जाएगा और इससे दिशा आ जाएगी। vy का मान कितना है, u sin थीटा माइनस gt, और vx का मान कितना है, u cos थीटा। तो अपन शुरुआत से बोलते हैं कि y वाला घटक तो समय के साथ बदलता जाएगा, लेकिन x वाला घटक समय के साथ नहीं बदलेगा। तो ये हो गया कण का किसी क्षण पर वेग। अब इसी के अंदर अपन को और बताना है कण का किसी क्षण विस्थापन। कण का आपको बताना है, कण का किसी क्षण पर विस्थापन बताना है। तो थोड़ा सा फिर गौर फरमाइएगा। इस कण को आपने क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंका था। मान लीजिए t समय पश्चात कण यहां पर पहुंच गया, मान लीजिए t समय पर कण यहां पर पहुंच गया। तो कण का प्रक्षेपण बिंदु बोले तो प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन ये हो गया। तो अगर मेरे को t समय पश्चात विस्थापन बताना है तो मेरे को यह विस्थापन बताना है, लेकिन मैंने इस dv में गति को तोड़ रखा है दो एक v में गति में। तो मैं क्या करूंगा, विस्थापन डायरेक्ट बताने की बजाय विस्थापन का घटक बताऊंगा x दिशा में। विस्थापन का x दिशा में घटक क्या कहलाएगा, x दिशा में विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन का y दिशा में घटक क्या कहलाएगा, y दिशा में विस्थापन कहलाएगा। तो भैया लोगों अगर मैं इस प्रारंभिक बिंदु को मूल बिंदु मान लूं, अगर मैं इस प्रारंभिक बिंदु को मूल बिंदु मान लूं, तो इसके निर्देशांक क्या है, 0,0। और जब t समय पश्चात कण यहां पर पहुंचा तो माना कि इसके निर्देशांक कितने हो गए, x, y। तो इस समय पर x निर्देशांक क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी। y निर्देशांक क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी। तो पता लगा विस्थापन का जो x वाला घटक है वो इसका एक तरह से x निर्देशांक, और y वाला जो घटक है इसका परिमाण क्या होगा, y निर्देशांक। तो अगर मैं क्या करूं, x दिशा में विस्थापन निकालूं, y दिशा में विस्थापन निकालूं, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो वापस विस्थापन आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, t समय में पश्चात x दिशा में विस्थापन निकाल लेता हूं, और ये x दिशा में विस्थापन एक तरह से इसका क्या है, x निर्देशांक, क्योंकि मैंने इस प्रक्षेपण बिंदु को क्या मान लिया, मूल बिंदु। विस्थापन मेरे को बताना है किसी समय पर, तो जब समय दे रखा है विस्थापन बताना है तो मैं कौन से समीकरण यूज करूंगा, गति की कौन से समीकरण यूज करूंगा, नियत त्वरण से गति कर रहे कण की कौन सी गति के समीकरण यूज करूंगा, दूसरी। तो s वेक्टर बराबर u वेक्टर d प्लस हाफ a वेक्टर d स्क्वायर है, उसको तोड़ दूंगा दो लंबवत दिशाओं में। जब x की बात करूंगा तो सारी चीजें किसकी आएगी, x की। तो जब मैं x दिशा के विस्थापन की बात करूंगा तो प्रारंभिक वेग x दिशा में, त्वरण भी x दिशा में। प्रारंभिक वेग x दिशा में कितना भैया, u cos थीटा इनटू t, और त्वरण x दिशा में कितना है, 0। क्योंकि जब कण प्रक्षेप में गति कर रहा है तो कण केवल गुरुत्वीय बल के अधीन गति कर रहा है, और जब कण गुरुत्वीय बल के अधीन गति कर रहा है तो x दिशा में तो त्वरण 0 होगा, और y दिशा में त्वरण g के बराबर होगा, किधर की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो ax तो 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, u cos थीटा इनटू t। तो भैया अपन लोग शुरू से बोल रहे हैं
कि x दिशा में कण का वेग नियत रहेगा, नियत वेग से गति कर रहा है, तो नियत वेग से गति कर रहे कण द्वारा तय किया गया विस्थापन का सूत्र आता है विस्थापन बराबर वेग इंटू समय। चूंकि क्षैतिज दिशा में वेग कितना है u cos थीटा, इसलिए वेग क्या आएगा यहाँ पर u cos थीटा आएगा। ये तो हो गया t समय में x दिशा में विस्थापन। अब y दिशा में विस्थापन निकाल लेते हैं, तो t समय पश्चात y दिशा में विस्थापन, तो y इक्वल टू t समय पश्चात y दिशा में विस्थापन ही होगा, और इस विस्थापन का परिमाण इसका y निर्देशांक की होगा u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या हो गया, u बाई तो कितना है u साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, तो प्लस a वाई क्या है, a वाई कितना है g, किधर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, तो माइनस जी टी स्क्वायर। a वाई का मान g, लेकिन नीचे की तरफ है तो माइनस। तो मैंने ये विस्थापन निकाल लिया, ये विस्थापन निकाल लिया, तो परिणामी विस्थापन अगर मेरे को निकालना है तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सदिश योग x i के प्लस y j के। तो अगर मैं s वेक्टर का परिमाण अर्थात विस्थापन का परिमाण बोले तो यहां से यहां तक की लंबाई निकालना चाहूंगा, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप खुद देख लें यहां से यहां तक क्या है, एस एक्स वेक्टर है, ये एस एक्स वेक्टर है, और इस एस एक्स वेक्टर का परिमाण कितना है x। यहां से यहां तक क्या है, एस वाई वेक्टर है, और इसका परिमाण कितना है y। तो ये दूरी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और माना कि यह s वेक्टर x दिशा के साथ बीटा कोण बनाता है, तो tan बीटा इक्वल टू कितना हो गया, y अपॉन x। x की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, y की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, ये मान भर दूंगा, मेरे पास विस्थापन का परिमाण आ जाएगा, और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, विस्थापन की दिशा आ जाएगी। ठीक बात है। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर क्षैतिज परास। रब कर दिया जाए इनको, तो अब अपन बात करेंगे क्षैतिज परास। तो भैया लोगों, प्रक्षेपी गति के अंदर क्षैतिज परास क्या होगी, कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। तो क्षैतिज परास की परिभाषा क्या है, प्रक्षेपी गति कर रहे कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। इसे सामान्यतः कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो भैया लोगों, क्षैतिज परास क्या बोला है, प्रक्षेपी गति कर रहे कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास। तो गौर फरमाइएगा, आपने किसी कण को क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंका और वो कुछ इस प्रकार से प्रक्षेपी गति कर रहा है। ये प्रक्षेपण बिंदु है, ये क्षैतिज तल हो गया, ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया, हुआ है। आपने यहां से कण को फेंका, क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए आपने फेंका, तो ये प्रक्षेपण वेग कहलाएगा। जिस कोण से आपने फेंका ये प्रक्षेपण कोण कहलाएगा। क्षैतिज दिशा में इसका घटक आया u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका घटक आ गया u sin थीटा। चूंकि गति के दौरान त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है, तो x दिशा में त्वरण 0, y दिशा में त्वरण g का g ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है।
अब मेरे को बात करनी है क्षैतिज परास। तो क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपी गति कर रहे कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। तो मेरे को प्रक्षेपी क्षैतिज परास निकालने के लिए क्या देखनी है, क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। तो मेरे को आप थोड़ा समझाएंगे। जब मान लीजिए कण गति करते करते यहां पर आया, जब कण गति करते करते यहां पर आया तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या होगी, क्षैतिज दिशा में तो तय किसका, ये दूरी होगी। जब कण गति करते करते यहां पर आया तो ये क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी होगी। जब कण गति करते करते यहां पर आया तो ये क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी होगी। और जब कण B पर पहुंच गया, जब कण B पर पहुंच गया तो कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी ये होगी। तो आप में से मेरे को कौन बताएगा अधिकतम क्षैतिज दूरी कौन सी है। जब कण प्रक्षेपी गति कर रहा है तो इस गति के दौरान क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी कौन सी है, x1 है कि x2 है कि x4 है। तो नो डाउट कौन सी दूरी है, x2। तो यहां से लेकर यहां तक की बोले तो प्रक्षेपण बिंदु से लेकर जब वह जमीन पर पहुंचेगा तो प्रक्षेपण बिंदु से जिस बिंदु पर जमीन पर पहुंचा है तो यहां से लेकर यहां तक क्षैतिज दिशा में तय की गई जो दूरी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो ये वाली दूरी मैक्सिमम है और इस वाली क्षैतिज दूरी को मैं क्या बोलूंगा, क्षैतिज परास। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं O से लेकर B तक पहुंचने पर क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, O से लेकर B तक पहुंचने पर क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास। क्योंकि जब कण यहां पर पहुंचा तो ये क्षैतिज दूरी, जब कण यहां पर पहुंचा तो ये क्षैतिज दूरी, जब कण यहां पर पहुंचा तो ये क्षैतिज दूरी, और जब कण यहां पर पहुंचा तो ये क्षैतिज दूरी, और शायद ये क्षैतिज दूरी ही जब O से B पर पहुंचा तो यह क्षैतिज दूरी ही क्या है, मैक्सिमम है। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं O से B तक पहुंचने में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास। अरे O से B तक पहुंचने में कितना समय लगता है, उड्डयन काल। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं एक उड्डयन काल में कण द्वारा तय की गई क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास देखनी है तो क्या देखनी पड़ेगी, क्षैतिज दिशा में दूरी देखनी पड़ेगी, और वो भी कौन सी देखनी पड़ेगी, अधिकतम दूरी। तो मैं एक और परिभाषा बोल सकता हूं, उड्डयन काल में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास कहलाएगी। तो गौर फरमाइएगा क्या, जब मैंने उड्डयन काल ले लिया, समय उड्डयन काल बोले तो गति के दौरान अधिकतम समय, क्योंकि उसके पश्चात तो गति बंद हो जाएगी। तो जब मैंने समय उड्डयन काल ले लिया तो अपने आप क्षैतिज दिशा में जो तय की गई दूरी वो अपने आप क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो क्षैतिज, जब मैंने समय उड्डयन काल ले लिया तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी अपने आप अधिकतम हो जाएगी। तो क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास। यूं समझिएगा, जब ये कण गति कर रहा है, गति करते करते यहां पर आया तो ये क्षैतिज दूरी, जब गति करते करते यहां पर आया तो ये क्षैतिज दूरी, जब गति करते करते यहां पर आया तो ये क्षैतिज दूरी, और जब ये B पर आया तो ये क्षैतिज दूरी। तो मेरे हिसाब से इस गति के दौरान अधिकतम समय कौन सा है, O से B तक पहुंचने में लगा समय। तो जब वो B पर पहुंच गया, तो जब B पर पहुंचा तो ये क्षैतिज दूरी ही इस पूरी प्रक्षेपी गति की क्या होगी, अधिकतम क्षैतिज दूरी। तो दोनों तरह से आप परिभाषित कर सकते हो। क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी क्षैतिज परास कहलाती है, या उड्डयन काल में कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास। गौर फरमाना, T समय पश्चात कण यहां पर पहुंचा तो क्षैतिज दूरी क्या होगी, ये क्षैतिज दिशा में तय किया गया विस्थापन ही होगा। तो T समय में कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या होगी,
x बराबर कर्ण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या होगी, एक तरह से विस्थापन का x दिशा में घटक, ठीक है ना। तो x बराबर क्या होगा, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ax तो कितना है 0, तो x बराबर कितना होगा uxt, और ux किसके इक्वल है, u cos थीटा। तो मैं आपको यूं ही कहना चाह रहा था, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी बढ़ती जाएगी, t का मान बढ़ेगा, x का मान बढ़ेगा, और जब समय बढ़ते 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 कुरियन काल के बराबर हो जाएगा तो x बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, इसके बाद तो गति खत्म, और ये x की मैक्सिमम वैल्यू ही क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास। तो इसका मतलब क्या है, यदि समय बढ़ते बढ़ते कुरियन काल के बराबर हो गया तो x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x मैक्सिमम। तो x क्या है, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, तो x मैक्स क्या है, क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी, ये क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास। तो इस x की वैल्यू r के बराबर कब होगी, जब इस t का मान किसके बराबर होगा, t डैश, क्योंकि जब t बराबर t डैश होगा तभी जाकर कर्ण O से कहां पर पहुंचेगा, B पर, और जब कर्ण O से B पर पहुंच जाएगा तो यह क्षैतिज दूरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और इस मैक्सिमम क्षैतिज दूरी को क्या बोलेंगे, क्षैतिज परास। तो यदि t बराबर t डैश है तो x का मान x मैक्स बोले तो r के बराबर हो गया, तो r इक्वल टू x का मान r के बराबर हो गया, u cos थीटा, और ये t किसके बराबर हो गया, t डैश के बराबर हो गया। इस वजह से मैंने बोला अगर यह समय उड़ियन काल के बराबर होगा तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास। तो जब t बराबर t डैश है तो x क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास r बराबर क्या हो गया, u cos थीटा इनटू t डैश, और भैया लोगों t डैश किसके बराबर है, t डैश कहां गया कहां गया कहां गया, यहां तो है ही नहीं, लेकिन अपन सब जानते हैं t डैश किसके बराबर होता है, 2u sin थीटा अपॉन g। उड़ियन काल निकाला था अपन ने, कर्ण को प्रक्षेपण बिंदु से पुनः जमीन तक पहुंचने में लगा समय कितना था, 2u sin थीटा अपॉन g। तो r इक्वल टू कितना हो गया, u इंटू यू, क्या हो गया, u स्क्वायर, u इंटू यू क्या हो गया, u स्क्वायर, और ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, u इंटू तो u स्क्वायर हो गया, 2 की जगह 2 आ गया, sin थीटा की जगह sin थीटा आ गया, cos थीटा की जगह cos थीटा आ गया। आप में से मेरे को कौन बताएगा कि ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया लोगों, क्या कहलाएगा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन g। अपन लोगों ने कभी गलती से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, मैथमेटिक्स पढ़ी थी फिजिक्स के अंदर, तो वहां पर अपन ने देखा था कि sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। लेकिन मैं इसी फॉर्मूले को एक और तरह से लिख सकता था, r इक्वल टू ये आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। लेकिन मैं इसी चीज को एक और तरह से लिख सकता था, u cos थीटा क्या वाला है, u cos थीटा क्या वाला है, प्रारंभिक वेग का x दिशा में घटक, और u sin थीटा क्या वाला है, प्रारंभिक वेग का y दिशा में घटक। तो मैं इस u cos थीटा को ux लिख दूं और u sin थीटा को uy लिख दूं, तो ये 2 का तो 2 आ गया, ux into uy अपॉन g। तो ये क्षैतिज परास का लिखने का एक और तरीका भी है, लेकिन हाल फिलहाल मैं डिस्कस इसको करूंगा। तो मेरे पास क्षैतिज परास आई क्या आई, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। क्षैतिज परास बोले तो क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। तो गौर फरमाइएगा, यह क्षैतिज परास u पर और थीटा दोनों पर निर्भर करेगी। बोले तो कर्ण कितना दूर जाकर गिरेगा इस बात पर डिपेंड करेगा किस वेग से फेंका गया है और किस कोण से फेंका गया है। तो अगर मैं क्या करूं, यू नियत रख दूं, बोले तो जिस वेग से मैं फेंक रहा हूं उसका वेग, उसको मैं नियत रखूं और क्या बदलूं, थीटा बदलूं। मींस जैसे मान लीजिए
मैंने एक बार कण को फेंका 10 मीटर से, फिर एक और बार फेंका 10 मीटर से, फिर एक और बार फेंका 10 मीटर से। बोले तो अपन क्या करें, कण को वेग का मान समान रखते हुए अलग अलग कोण से फेंके। तो यू नियत रखते हुए थीटा चेंज करूंगा तो क्षैतिज परास भी क्या होगी, चेंज होगी। तो बहुत सी बार आप लोग देखिएगा, बहुत सी बार आप लोग क्या करते हैं, पिकनिक शिकनिक पर जाते हैं तो वहां बच्चे क्या करते हैं, एक कंपटीशन लगाते हैं। वहां पर बच्चे कंपटीशन लगाते हैं, देख मेरा पत्थर कितनी दूर गया, फिर वादा दूसरा, देख मेरा पत्थर कितनी दूर गया। तो भैया लोग जब वो कंपटीशन करते तो ताकत तो सब पूरी की पूरी लगाते, तो जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत तो लगा रहे हैं। बोले तो यू तो नियत रख रखा है, लेकिन भैया लोग अगर आपको पत्थर ज्यादा दूर फेंकना है तो ताकत के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बोर्ड बुद्धि का कार्यक्रम आ गया, उसने यूं फेंक दिया और खड़ा हो गया तो क्या हुआ, टक उसके ऊपर ही आके गिरेगा। तो कि ये क्षैतिज परास केवल यू पर ही डिपेंड नहीं करती, थीटा पर भी डिपेंड करती है। बोले तो अगर मैं यू नियत रखते हुए अलग अलग कोण से फेंकूंगा तो क्षैतिज परास क्या होगी, अलग। यू समझेगा, एक बार मैंने कण को फेंका यू फेंक दिया तो ये ऊपर गया और फिर नीचे गिरा। एक बार मैंने इसको फेंका यू तो ये फेंक दिया, ये नीचे आके गिरा। ये वाला वेग का परिमाण और ये वाला वेग का परिमाण सेम है, बस क्या बदल रहा हूं, कोण बदल रहा हूं, प्रक्षेपण कोण बदल रहा हूं। और अगर मैं क्या करता इसको ऐसे फेंकता तो ये इस डायरेक्शन में जाके गिरता। तो भैया लोगों अगर मैं इसको यू नियत रखते हुए अलग अलग कोण से प्रक्षेपित करता हूं तो आर का मान क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि थीटा बदलेगा तो साइन का मान बदलेगा तो आर का मान बदलेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको यू नियत रखते हुए मैं सबसे ज्यादा दूर पर फेंकू, यू नियत रखते हुए इसको सबसे ज्यादा दूर फेंकू तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, यू तो फिक्स कर दिया मैंने, जब साइन 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि थीटा बदल रहा हूं तो जिस कोण पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसी कोण पर आर मैक्सिमम आएगा। तो यू नियत रखते हुए आर मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तभी आर मैक्सिमम आएगा। और पूरी दुनिया जानती है साइन मैक्सिमम कब होता है, जब कोण कितना होता है, 90 डिग्री। जब कोण कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। जब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन की वैल्यू 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होती और -1 से कभी भी कम नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब साइन का ये कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, अर्थात 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। बोले तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, आप यू नियत रखते हुए जब कण को बिल्कुल बीच में, बोले तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बिल्कुल बीच में से फेंकोगे, 45 डिग्री के कोण पर फेंकोगे तो आपका कण क्या होगा, सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा। कण सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, क्योंकि उस केस में साइन की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि मेरा आर मैक्स का हो, ये देखना, ये जब मैंने ये फेंका नया डायरेक्शन, जब मैंने यूं फेंका तो ये इस प्रक्षेपी की क्षैतिज परास है। जब मैंने यूं फेंका तो ये इस प्रक्षेपी की क्षैतिज परास है। वेग नियत रख रखा है, बस कोण बदल रहा हूं। और जब मैंने यूं फेंका तो ये इस प्रक्षेपी की क्षैतिज परास है। तो पता लगा वेग नियत रखते हुए मैं अलग अलग कोण से फेंकूंगा तो ये मेरी क्षैतिज परास मैक्सिमम कब आएगी, आर की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब थीटा कितना होगा, 45। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
यू नियत रखते हुए अगर आप थीटा चेंज करेंगे तो क्षैतिज परास चेंज होगी, क्योंकि यू तो मैंने तीनों में सेम रख रखा है, यू तीनों में सेम रख रखा है, लेकिन कोण अलग अलग किया तो इस वाले प्रक्षेपी की क्षैतिज परास ये है, इस वाले प्रक्षेपी गति की क्षैतिज परास ये है, और इस वाले की प्रक्षेपी गति की क्षैतिज परास ये है। तो थीटा चेंज करने पर भी आर चेंज होगा। तो अगर आर मैक्सिमम के लिए बोले तो आप पत्थर सबसे ज्यादा दूर फेंकना चाहते हो, उसके लिए आपको ताकत तो जो मैक्सिमम लगा सकते हो वो लगानी पड़ेगी। तो यू तो अपन ने फिक्स कर दिया, बोले तो एक बार फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, एक बार फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, एक बार 5 मीटर से, एक बार 5 मीटर से। तो यू तो फिक्स है, लेकिन थीटा अगर बदलूंगा तो आर मैक्सिमम कब होगा? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की मैक्सिमम कब होगी? जब साइन का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। साइन का कोण 90 डिग्री होने का मतलब 2 थीटा 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब मैक्सिमम या यूं बोलो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। अर्थात जब आप सबसे दूर जाके फेंकना चाहते हैं तो आपको 45 डिग्री के कोण पर फेंकना पड़ेगा, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंकना पड़ेगा। तो कण द्वारा प्राप्त की गई क्षैतिज दूरी, अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या होगी? अधिकतम होगी, या कण की जो क्षैतिज परास है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो भैया लोगों अगर थीटा बराबर 45 डिग्री यहां रख दूं, बोले तो 2 थीटा कितना रख दो? 90 डिग्री। तो साइन 2 थीटा साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मतलब इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू है। अतः अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास कितनी आएगी? आर मैक्स इक्वल टू कितनी आएगी? यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन 2 थीटा का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब आज के बाद कंफ्यूजन स्टार्ट। क्वेश्चन आपसे बोलेगा, दो चीजें बोलेगा, एक तो बोलेगा क्षैतिज परास बताइए, और एक बोलेगा अधिकतम क्षैतिज परास बताइए, अधिकतम क्षैतिज परास बताइए। तो भैया लोगों क्षैतिज परास बताने का मतलब आपको आर बताना है, जो कि क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और ये आर बेसिकली क्या है? एक्स मैक्स। ये आर क्या है? एक्स मैक्स। गौर फरमाइएगा, कण जब यूं गया था तो जब कण यहां पर पहुंचा था ये क्षैतिज दूरी थी, ये क्षैतिज दूरी थी, ये क्षैतिज दूरी थी, और जब कण यहां पर आया था ये क्षैतिज दूरी थी। तो क्षैतिज दूरी की अधिकतम वैल्यू क्या कराई थी? क्षैतिज परास। तो वो आपसे कल को बोलता है अधिकतम क्षैतिज दूरी बताओ, तो अधिकतम क्षैतिज दूरी को किससे बताएंगे? एक्स से। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आर। और आर का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और उसने बोला अधिकतम क्षैतिज परास बताओ, क्षैतिज परास का मतलब आर, और अधिकतम क्षैतिज परास का मतलब आर मैक्स। तो जैसे उसने अधिकतम क्षैतिज परास बोल दी तो अपने आप अंडरस्टूड हो गया कि प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? 45, क्योंकि क्षैतिज परास अधिकतम होगी कब? जब आप उसको 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे। क्षैतिज परास बोले तो ये यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर क्षैतिज परास है, ये अधिकतम कब आएगा? जब थीटा कितना होगा? 45। थीटा 45 होते 2 × 45 90 साइन 90 की वैल्यू 1। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन जी। तो दो वर्ड आए क्या? एक तो अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास, और एक और वर्ड आ रहा है अधिकतम क्षैतिज दूरी। मतलब समझिएगा, क्षैतिज दूरी क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, जिसको अपन किससे बताएंगे? एक्स से। तो ये तो हुआ एक्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बोले तो क्षैतिज दूरी तो हुआ एक्स, अधिकतम क्षैतिज दूरी हुआ एक्स मैक्स, बोले तो आर। तो अधिकतम क्षैतिज दूरी बताने का मतलब क्षैतिज परास बतानी है, आर बताना है, जो कि क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और अधिकतम क्षैतिज परास क्या है? आर। और ये आर का कौन सा मान बताना है? मैक्सिमम।
तो आर मैक्स किसके इक्वल होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होगा। तो अगर आप किसी कण को अधिकतम क्षैतिज दूरी, क्षैतिज परास पर फेंकना चाहते हैं, अधिकतम दूर फेंकना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी वेग से अधिकतम क्षैतिज दूरी पर फेंकना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्षैतिज परास अधिकतम रखने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना करना पड़ेगा, 45 डिग्री करना पड़ेगा। अब एक और आप चीज देखिएगा, मैंने एक कण को फेंका, प्रक्षेपण कोण किससे, थीटा से। एक बार मैं कण को फेंकता हूं कितने से, 90 माइनस थीटा से। कितने से, 90 माइनस थीटा। मीन्स एक बार अगर मैंने कण को फेंका 30 डिग्री से, तो अगली बार उसी वेग से फेंक रहा हूं मैं 90 माइनस 30, बोले तो किससे, 60 डिग्री से। तो देखते कण द्वारा प्राप्त की गई क्षैतिज परास। तो अगर आपने कण को थीटा कोण से फेंका है तो क्षैतिज परास कितनी होगी, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन अगर मैं कण को इसी वेग से 90 माइनस थीटा से फेंकूं, कहने का मतलब मैंने क्या कहा, प्रक्षेपण कोण चेंज किया, एक बार थीटा रखा और एक बार 90 माइनस थीटा रखा। तो अगर प्रक्षेपण कोण थीटा डैश बोले तो 90 माइनस थीटा हो तो क्षैतिज परास क्या होगी, क्षैतिज परास क्या होगी, तो क्षैतिज परास क्या होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब की बार प्रक्षेपण कोण कितना है, थीटा डैश अपॉन जी। और थीटा डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 अंदर ले जाएंगे तो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो बचपन में पढ़ा था साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो पता लगा, अरे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये तो क्या है, आर। तो आर डैश का मान किसके बराबर आएगा, आर के बराबर। और ये वजह थी कि जब मैंने इसको फेंका थीटा से और इसको फेंका एक बार 90 माइनस थीटा से, तो आप देखिएगा इस वाले केस में भी मैंने कण को यहीं गिराया और इस वाले केस में भी कण को यहीं गिराया, क्योंकि मेरे को पहले से पता था आप थीटा से फेंको कि 90 माइनस थीटा से फेंको, क्षैतिज परास क्या रहेगी, सेम आएगी। मीन्स दो भिन्न प्रक्षेपण कोण पर क्षैतिज परास सेम हो सकती है, और वो दो भिन्न प्रक्षेपण कोण कौन से है, थीटा और 90 माइनस थीटा। मीन्स अगर आपने एक बार 15 डिग्री से फेंका है और एक बार 15 माइनस 90 माइनस 15 बोले तो 75 डिग्री से फेंका है, तो 15 से फेंको कि 75 से फेंको, प्रक्षेपण कोण चाहे 15 डिग्री रखो चाहे 75 डिग्री रखो, क्षैतिज परास दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी, दोनों के लिए सेम होगी। हाँ, ये जरूर है, अलग अलग प्रक्षेपण कोण पर इनके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई अलग अलग होगी, पहुंचने में लगा समय भी अलग अलग होगा। बोले तो 15 डिग्री से और 75 डिग्री से जब आप फेंकोगे तो अधिकतम ऊंचाई अलग अलग आएगी, पहुंचने में लगा समय भी अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी क्षैतिज परास दोनों के लिए क्या आएगी, सेम। तो आपका प्रक्षेपण कोण थीटा रखो कि 90 माइनस थीटा, इन दोनों प्रक्षेपण कोण के लिए क्षैतिज परास क्या होगी, समान होगी, लेकिन अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो आप 30 डिग्री से फेंको कि 90 माइनस 30 बोले तो 60 से फेंको, क्षैतिज परास क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि जब आपने इसको थीटा कोण से फेंका और एक बार थीटा डैश से फेंका और थीटा डैश का मान कितना है, 90 माइनस थीटा, तो आपने देखा दोनों के लिए क्षैतिज परास क्या है, सेम आई है। लेकिन अगर आप इस थीटा के लिए और इस थीटा डैश के लिए अधिकतम ऊंचाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी
निकालेंगे और इस थीटा डैश के लिए अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डैश अपॉन g निकालेंगे, तो ये दोनों सेम नहीं आएंगे। इसी तरह से उड़ीयन काल में सेम नहीं आएगा, तो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज परास तो सेम होगी, लेकिन उड़ीयन काल और अधिकतम ऊंचाई सेम नहीं होगी। अब अपन इसके अंदर एक बात करते हैं, पथ का समीकरण। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसके अंदर देखते हैं पथ का समीकरण। तो अपन बात करें प्रक्षेपी गति कर रहे कण के लिए पथ का समीकरण। पथ के समीकरण से मतलब क्या है? पथ के समीकरण से क्या मतलब है कि मेरे को इस समीकरण की सहायता से यह पता लग जाए कि गति के दौरान कण गति के दौरान किन किन बिंदुओं से होकर गुजरा है। तो अगर मेरे को पथ का समीकरण चाहिए तो मेरे को एक तरह से पता है क्या चाहिए कि मान लीजिए किसी समय t पर कण यहां पर है, x निर्देशांक ये है, y निर्देशांक ये है, तो मेरे को एक तरह से क्या करना है, x और y के मध्य एक संबंध बताना है। क्योंकि उस संबंध में x और y के मध्य संबंध आ जाएगा, तो उस संबंध में जैसे मैं x का मान भरूंगा y का मान आ जाएगा, तो मेरे को यह पता लग जाएगा कि कण किन किन बिंदुओं से होकर गुजरा है। तो पथ के समीकरण का मतलब मेरे को x और y के मध्य x निर्देशांक और y निर्देशांक के मध्य संबंध बताना है, ताकि मेरे को पता लग जाएगा कि x बराबर 2 है तो y का मान कितना होगा। y का मान पता लग जाएगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि कण इस बिंदु से होकर गुजरा था, कण इस बिंदु से होकर गुजरा था, कण इस बिंदु से होकर गुजरा था। तो उस समीकरण में मैं x के मान रखता जाऊंगा, उनके लिए y के मान आते जाएंगे, तो मेरे को यह पता लगता जाएगा कि कण इस गति के दौरान किन किन बिंदुओं से होकर गुजरा है। तो अगर मैं पथ का समीकरण देखना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं x और y के मध्य का संबंध, बोले तो उस समीकरण में केवल दो ही चर राशियां होनी चाहिए x और y, क्योंकि जैसे जैसे कण चलता जा रहा है अलग अलग बिंदु के लिए x और y निर्देशांक क्या है, अलग अलग। तो मेरे पास एक ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें केवल दो ही चर राशियां हो x और y, बाकी सब क्या हो, अचर पद हो। तो मान लीजिए t समय पश्चात कण यहां पर आया, तो x दिशा में जो विस्थापन आएगा अपन सब जानते हैं, x दिशा में विस्थापन कितना आएगा, u cos थीटा इनटू t। चलो मैं आपको वापस पूरा बता दूं, x बराबर क्या आएगा, u x t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अपन सब जानते हैं x दिशा में त्वरण शून्य है, तो x बराबर कितना आएगा, u x t, और u x कितना है, u cos थीटा इनटू t। y दिशा में विस्थापन बताऊं t समय पश्चात, तो y बराबर कितना आएगा, u by t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या होगा, u y तो कितना है, u sin थीटा t, ए वाई का मान कितना है, माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये x बराबर आ गया u cos थीटा इंटू t, और ये आ गया y बराबर u sin थीटा इंटू t माइनस, इस माइनस को इधर लिख दे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेरे को x और y के मध्य संबंध बताना है, बाकी सब चीजें अचर है। तो आपने देखा इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण में x और y तो चर राशि है, क्योंकि लगातार ये कण चलता जाएगा तो x निर्देशांक और y निर्देशांक बदलता जाएगा। साथ साथ ये t भी चर राशि, क्योंकि समय भी लगातार बदलता है। तो इस समीकरण से मैं t का मान निकालूं, t बराबर कितना हो गया, x अपॉन u cos थीटा, और यहाँ पर रख दूं तो y बराबर कितना हो जाएगा, u sin थीटा t, t की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू से यू खत्म, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह जो समीकरण होगा, यह समीकरण ही क्या कहलाएगा भैया, पथ का समीकरण। यह समीकरण ही क्या कहलाएगा भैया, पथ का समीकरण, क्योंकि इस समीकरण में x और y आ गया, तो आप इस समीकरण में x का मान भरते जाएंगे, y का मान आता जाएगा, तो आपको किसी भी बिंदु के लिए x और y निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि गति के दौरान यह किन किन बिंदुओं से होकर गुजरेगा। अब अगर आप x और y का संबंध देखेंगे तो आपको पता लगेगा इस संबंध में y की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 1, और x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2। तो जब दो चर राशियों में
आप देखें, दो चर राशियों का समीकरण देखें और उसमें एक चर की अधिकतम घात 1 और दूसरे चर की अधिकतम घात 2 देखते हैं, तो यह समीकरण परवलय का समीकरण कहलाता है। क्या किसका समीकरण कहलाता है? परवलय का। परवलय का समीकरण का मतलब क्या है कि x और y के मध्य ग्राफ खींचेंगे, अर्थात ये जो पथ आएगा, ये जो पथ आएगा, ये पथ क्या कहलाएगा? परवलयी पथ कहलाएगा। ये पथ क्या कहलाएगा? परवलयी पथ कहलाएगा। इसका मतलब जो प्रक्षेप में गति कर रहा कण होगा उसका जो पथ होगा वो क्या होगा? पैराबोला परवलयी पथ कहलाएगा। अब ये परवलयी पथ क्या बला होती है, पैराबोला क्या बला होती है, इसको अपन किसी दिन जब ग्राफ पढ़ेंगे तब समझेंगे। देखना, अगर x और y के मध्य ग्राफ खींचूं और सीधा है, ऐसा है, तो अपन बोलेंगे ग्राफ या ये जो पथ है वो सीधी सरल रेखा है। अगर कण ऐसे चलता तो यह ग्राफ क्या होता? वृत्त होता। तो गौर फरमाना कि जब कण सीधी सरल रेखा, जब ग्राफ सीधी सरल रेखा है, x और y के मध्य ग्राफ खींचूं वो सीधी सरल रेखा है, तो इनके मध्य जब मैं गणितीय समीकरण लिखूंगा, इनके मध्य जब गणितीय समीकरण लिखूंगा तो उस समीकरण में x और y की घात कितनी आएगी? 1 तो जब जिन चरों के मध्य आप ग्राफ खींचना चाह रहे हैं उन चरों की अधिकतम घात 1 हो तो ग्राफ क्या आता है? सीधी सरल रेखा। और जब जिन चरों के मध्य आप ग्राफ खींचना चाह रहे हैं उनकी अधिकतम घात 2 हो तो ग्राफ क्या आएगा? या तो वृत्त आएगा या दीर्घवृत्त आएगा। और अगर एक चर की घात 1 और एक चर की घात 2 हो तो ग्राफ की जो शेप होगी वो क्या होगी? परवलयी शेप होगी। परवलयी का मतलब एक तरह से यू आकृति मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए? यू आकृति मान लीजिए अभी हाल फिलहाल तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि किसी दिन जब मैं आपको वक्र ग्राफ पढ़ाऊंगा उस दिन आपको बताऊंगा कि समीकरण देखते ही आपको ग्राफ की आकृति कैसे पता लगेगी। तो अभी तो हाल फिलहाल बस ये मान लीजिए कि ये जो समीकरण है ये परवलय का समीकरण है, अर्थात ये कण जिस पथ पर गति कर रहा है ये पथ क्या है? परवलयी पथ कहलाएगा। ये परवलयी पथ कहलाएगा। ये सीधी सरल रेखा नहीं है, ये वृत्त नहीं है, ये दीर्घवृत्त नहीं है, ये क्या है? पैराबोला परवलयी पथ है। तो जनाब इस समीकरण की सहायता से अगर मेरे को x दिशा में विस्थापन पता हो, बोले तो x निर्देशांक पता हो, तो मैं इस समीकरण की सहायता से उसी समय पर उसका y दिशा में विस्थापन अर्थात क्या बता सकता हूं? y निर्देशांक बता सकता हूं। तो यह समीकरण क्या कहलाएगा? प्रक्षेप्य गति कर रहे कण का पथ का समीकरण। तो चलिए आज इतना सा बहुत है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तो अपन ने क्या करा था? कण को जमीन से फेंका, जमीन पर ही आकर गिरा। अब अपन इस कण को क्या करेंगे? किसी बिल्डिंग की छत पे जाएंगे और फिर फेंकेंगे तो पता लगेगा जो प्रक्षेपण बिंदु है उसका क्षैतिज तल, और जिस बिंदु पर जाकर वो नीचे गिरेगा उसका क्षैतिज तल क्या होगा? अलग अलग होगा। कहना क्या चाह रहा हूं कि अभी तो अपन क्या करें? प्रक्षेपण बिंदु और जिस बिंदु पर आकर गिर रहा है दोनों का क्षैतिज तल सेम है, लेकिन अब अगर मैं किसी बिल्डिंग पे चढ़कर यहां से फेंकूंगा तो अब जिस बिंदु पर जाकर वो गिरेगा उसका क्षैतिज तल और प्रक्षेपण बिंदु का क्षैतिज तल दोनों अलग अलग होंगे। तो अब अपन इसी प्रक्षेप्य गति को देखेंगे जब हम किसी बिल्डिंग की छत पे जाकर उसको ऊपर फेंकेंगे, कभी इसको नीचे की तरफ फेंकेंगे, कभी क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे और वहां पर निकालने की कोशिश करेंगे कि क्षैतिज परास क्या होगी। जब यूं फेंका तो ये इसकी क्षैतिज परास है, जब ऐसे फेंका तो क्षैतिज परास ये है। क्षैतिज परास का मतलब क्या होगा? क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। साथ साथ ये भी देखना चाहेंगे कि उड़्यन काल कितना रहा, जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो आज की क्लास के इतना ही बहुत है, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे प्रक्षेप्य गति। चूंकि दो गतियों का मिश्रण है इसलिए दिमाग के पुर्जे उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन को एक साथ क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा दोनों में एक साथ गति देखनी है। तो थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसको थोड़ा आप तोड़ के समझेंगे। आप यूं ना समझे कि कण यूं जा रहा है, आप तो यूं मान के चले कि कण क्षैतिज दिशा में भी चल रहा है और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी चल रहा है।
और जब क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो वेग नियत है, त्वरण शून्य है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में चल रहा है तो वेग बदलता जा रहा है। वेग प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है तो शुरू में इसका वेग घटेगा, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग शून्य होगा, फिर वापस नीचे आएगा। दोनों को ज्वाइन कर दोगे आपको ये प्रक्षेपी गति वापस आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए।